करने वाले हैं। तो एनपीओ की बेसिकली आप यहाँ पर जब वेबसाइट पर जाकर एनपीओ के नोट्स पर जाते हैं तो आप यहाँ पर सबसे लास्ट में देखेंगे नोट्स थ्योरी एनसीईआरटी पीडीएफ। ठीक है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एनसीईआरटी है पूरी की पूरी बेटा, और इसको जस्ट मैंने अपने अकॉर्डिंग राइट इसको लाइक पॉइंट्स में अंडरलाइन हाईलाइट करके इसको प्रॉपर प्रिपेयर किया है ताकि आप बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा वहीं पर। ओके, यशिका मैम यूटी में एनपीओ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो हमारी तैयारी चल रही है, आपके जो टेस्ट है मैं आपको कल तक चेक कर कर दे दूंगी। कोई डाउट है तो आप पूछते जाइए। है दैट इज द थ्योरी ऑफ एनपीओ। बच्चे थ्योरी से खासा दूर रहते हैं, और अभी 2 साल पहले तक तो बच्चे थ्योरी नहीं भी करते थे तो चलता था, 90-95 ले आते थे। अब प्रॉब्लम हो गई, 25 से 28 मार्क्स की मेरी थ्योरी आती है, 1 मार्कर थ्योरी। प्योर थ्योरी नहीं करूंगी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। पिछले से पिछले साल के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, कहीं पर क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ था। वो बुक के अंदर जब तक आप डीप रीडिंग नहीं करेंगे तो आंसर करना मुश्किल था। तो छोटी छोटी चीजें, ऑल्दो यहाँ पर मैंने जो एनसीईआरटी के नोट्स बनाए इनको ठीक किया, अरेंज किया, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव है। लेकिन बेटा मैंने ये देखा कि उनको डिलीट करना सही नहीं था, क्योंकि हर बार हर एंगल से नई चीज कह रखी है। ठीक है, तो हम सारी चीजें पढ़कर चलेंगे। ये एक चैप्टर में 14 पेजेस हैं अप्रॉक्स। ठीक है, तो इतना तो हम लर्न कर ही सकते हैं, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, और शॉर्टकट नहीं, सारी चीज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो माय चैप्टर थ्योरी फॉर अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। तो बेटा सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आपको ये बताया गया है कि एनपीओस होते क्या हैं। एक मिनट में इसको डाउनलोड कर लेती हूँ पहले। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको बताया गया है कि हमारे एनपीओस होते क्या है। तो बच्चा एनपीओ, सबसे पहली चीज, एनपीओ वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी। ठीक है, बार बार वही चीज आएगी। तो फिर किसके लिए बनी है? तो बेटा वो सर्विसेज देने के लिए। अब सर्विसेज भी किसको देंगे? तो बेटा सर्विस या तो वो अपने मेंबर्स को देगी या सोसाइटी को देगी। ठीक है, तो यानी एनपीओस क्या है? एनपीओस आर नॉट मेड फॉर अर्निंग प्रॉफिट बट टू सर्व द मेंबर और द जनरल पब्लिक। ठीक है जी, तो बस यही हमें यहाँ पर रीड करना है। तो चलिए रीड करते हैं कि एनपीओस होते क्या है। There are certain organizations which are set up for providing service, बार बार वही बातें आएंगी, service to its member and public in general. Such organization include, अब आएगा दीदी ये तो सेकंड पॉइंट ही कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे पढ़ के रख देते हैं बेटा। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एनपीओस। बच्चों को एग्जाम्पल नहीं आते थे, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है विच इंक्लूड्स क्लब, charitable institutions, schools, religious organization, trade unions, welfare societies, societies for the promotion of art and culture। बेटा ये सारे के सारे एनपीओ के आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। These organizations have service as the main objective, not the profit, as is the case of organization in the business। कहता है उसका कोई बिजनेस करने का मोटिव नहीं होता, प्रॉफिट नहीं कमाना होता, उसको करना होता है सिर्फ सर्विस। और सर्विस भी किसको? मेंबर को और सोसाइटी को। आगे, normally these organizations do not undertake any business activity। क्या बोला यहाँ पर बेटा? नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब बेटा नॉर्मली आपके स्कूल के अंदर कैंटीन होती है। हाँ होती है, कैंटीन होती है तो वहां प्रॉफिट में तो बेचते हैं, पैसा लेकर ही तो खिलाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी प्रॉफिट मेकिंग हो गई, तो नॉर्मली वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी होती है। अब क्वेश्चन आता है दीदी हम कैसे बाइफरकेट करेंगे? तो बेटा मेन कॉज देखेंगे। अगर हमारा मेन कॉज नॉन प्रॉफिट का है तो हम एनपीओ हैं, और अलाइड सर्विसेज अगर प्रॉफिट की हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। लेकिन अगर हमारा मेन कॉज ही क्या है, प्रॉफिट मेकिंग का है, तो चाहे अलाइड एक्टिविटीज नॉट फॉर प्रॉफिट होंगी तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर नॉर्मली वर्ड इसलिए लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। Normally, these organizations do not undertake any business activity and are managed. अब क्वेश्चन आता है एनपीओ को मैनेज कौन करता है, तो देखिए managed by the trustee who are fully accountable for to their members and the society for the utilization of funds raised for meeting the objective of the organization. तो बेटा आपको पता है एनपीओ बनती कैसे है, चलिए देख लेते हैं। बेटा एनपीओ के अंदर कुछ मेंबर्स आते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने मेन मोटिव में लगाते हैं। माय वॉइस इज क्रैकिंग। तो बेटा हमारी एनपीओ बनती कैसे है, इसके अंदर मेंबर आते हैं, पैसा लगाते हैं और अपने पर्पस के लिए खर्च करते हैं। अब बेटा जब भी बात होती है ना बहुत सारे लोगों की, तो सारे लोग तो मैनेज कर नहीं सकते, तो वो अपॉइंट करते हैं। क्या अपॉइंट करते हैं, कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जो उनके पैसे का देख रेख करते हैं और उसे उसी पर्पस के लिए यूज करते हैं जिस पर्पस के लिए वो पैसा इकट्ठा किया हुआ है। तो यहाँ पर वो काम कौन कर रहे हैं बेटा, ट्रस्टीज कर रहे हैं। दीदी ट्रस्टी मतलब क्या होता है, वर्ड को तोड़िए, ट्रस्ट इज ऐसा बंदा जिसके ऊपर ट्रस्ट किया हो। कल को मैं अपने 10,000 रुपए करुणेश के पास रखकर जाती हूँ और कहती हूँ करुणेश इसको संभाल के रखना, तो करुणेश मेरे पैसे का ट्रस्टी हो गया क्योंकि वो मेरा विश्वसनीय बंदा है, मैं उसके पास किसी विश्वास से अपना पैसा रख कर गई हूँ। तो यही काम जो मेंबर्स का पैसा होता है बेटा वो ट्रस्टीज करते हैं। ट्रस्टीज उन पैसे को संभाल के रखते हैं और उसमें ही यूज करते हैं जहां पर मेंबर्स ने उनको बोला हुआ। ठीक है, तो वो होते हैं ट्रस्टी, विश्वसनीय बंदे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, हु आर फुल्ली अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब एक एक पैसे का हिसाब देना है भाई, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, किसके प्रति, टू देयर मेंबर्स एंड द सोसाइटी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रेज्ड फॉर द मीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन आता है, अब वो रिस्पॉन्सिबल हैं तो एक एक पैसे का हिसाब कैसे देंगे, तो बेटा हम क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, वही काम ये करेंगे। Hence, they also have to maintain proper accounts and prepare financial statement which take the form of, कैसे कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पता है ना एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स में ये तीनों अकाउंट्स आते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, नॉर्मली अ फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का हो सकता है, कैलेंडर ईयर भी है, फाइनेंशियल ईयर भी है, बट नॉर्मली वो क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। यहां तक समझ आ गए सारे पॉइंट्स, तो बताइए, फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ आपको लास्ट पॉइंट। ओके है तो थम्स अप कीजिए। इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है थ्योरी पढ़ाने में। चलिए, वेरी गुड। लास्ट पॉइंट। अब बेटा पता है क्या है, यहाँ पर ना नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकला है मैं आपको बताऊं, इन दोनों पॉइंट से क्वेश्चन निकला है, नीड फॉर अकाउंटिंग फॉर एनपीओस। अब एनपीओस पैसा तो कमाते नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी अकाउंटिंग करना जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ताकि वो अपने प्रॉपर अकाउंट्स बना सके और वो उनको जो उनके मेंबर्स हैं उनको एक एक रुपए का हिसाब दे सके। तो पहला पॉइंट आ गया कि एनपीओ को अकाउंट्स बनाने की जरूरत क्या है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट कि एनपीओ को अकाउंट्स बनाने की जरूरत क्या क्यों है। तो कहता है this is also a legal requirement and help them to keep track of their income and expenditure, the nature for which is different from those of business organization. कहता है कि एक तो लीगल रिक्वायरमेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रिक्वायरमेंट? लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आपको, चाहे वो एनपीओ है चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सबको क्या करना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, और साथ साथ जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है उनकी ट्रैकिंग करने के लिए भी अकाउंट्स बनाने जरूरी हैं, चाहे वो एनपीओ है या नॉन एनपीओ। आगे कहता है, In this chapter, we shall learn about the accounting aspects relating to the NPO. तो हम इस चैप्टर में एनपीओ के अकाउंटिंग एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं।